लेकिन राजस्थान सरकार इस मामले में बहुत पिछड़ी हुई है। घोषणा करके शासन में तो आ गई, लेकिन आज 1.5 साल बीत जाने के बाद में जनता उनसे जवाब पूछती है तो कुछ जवाब देने को बनता नहीं है। माननीय विधायक सर है, उनका पहनावा इतना सिंपल कैसे है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन पाली। मैं हूं सूरज राठौड़। आज हम राजस्थान के जाने माने लोकप्रिय नेता और पाली विधायक श्रीमान ज्ञानचंद पारख से आपकी मुलाकात कराएंगे। ऑनलाइन पाली के पहले इंटरव्यू में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम अपनी सवालों की शुरुआत करते हैं आपसे। सबसे पहले सर, आप पिछले 5 बार से विधायक बन रहे हैं, इससे पहले आप चेयरमैन भी रहे। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका जीत का राज क्या है सर? मैं जनता की उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ। जनता जो जो अपेक्षाएं मुझसे रखती थी, उन अपेक्षाओं को मैंने पूरा किया है। चाहे विकास कार्य हो, चाहे सेवा का कोई भी काम हो, चाहे सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना हो, या जनता से निरंतर संपर्क संवाद, ये सारी बातें ऐसी है जो मेरी जीत का एक बहुत बड़ा कारण बनती है, और इसी वजह से मैं बार बार जीता। हम आपसे एक सवाल करना ये चाहेंगे कि सर, अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, विश्व भर में कोरोना महामारी चल रही है। पाली में भी गरीब और जरूरतमंद लोगों ने बहुत ही समस्या का सामना किया है। इसको लेकर सर, आपने भी गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। सर, हम आपकी जुबानी जानना चाहेंगे कि आपने क्या क्या योजनाएं उनके लिए ज़मीनी स्तर पर की है सर? हमने इस कोरोना महामारी के दौरान 6 तरह के काम किए हैं। पहला काम तो हमने किया, जो भी जरूरतमंद परिवार है, रोजगार से वंचित है, उनको राशन किट पहुंचाना। तो हमने 42,000 सूखी सामग्री, जिसमें आटा, तेल, शक्कर, चाय की पत्ती, दाल, सब्जियां, मिर्च, नमक, जो भी चाहिए, जिसमें लगभग 5 दिन से लेकर 7 दिन एक किट में हमने 42,000 किटों का वितरण किया। उसके अलावा जो कोविड में सरकार का जिस तरीके से निर्देश मिले हुए हैं, तो कोई कोविड पॉजिटिव आया तो उसके क्लोज कांटेक्ट में जो जो व्यक्ति है, चाहे उसके परिवारजन है, चाहे मित्रजन है, या और भी व्यक्ति है, तो उनको क्वारंटीन किया गया था। शुरुआत में ये कोविड अस्पताल पाली में जिला अस्पताल ही था, तो उनको लेके तो सरकारी एम्बुलेंस आती थी, लेकिन बाद में जब छुट्टी देते थे तो उनको भेजने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रावधान नहीं था। बसें भी बंद थी, प्राइवेट जीपे टैक्सी भी लगभग बंद थी। तो ऐसे में कैसे जाए? तो जो भी आए यहाँ पाली में, जो भर्ती हुए और बाद में जिनको छुट्टी दी गई नेगेटिव आने के बाद में, उन सबको भिजवाने की व्यवस्था हमने हमारे स्तर पर की, हमारे खर्चे से की। इसके साथ साथ पाली क्षेत्र से जो भी व्यक्ति या समूह पैदल गुजरा, चाहे वो जोधपुर की ओर से आया, चाहे सुमेरपुर की ओर से आया, चाहे सोजत की ओर से आया, और उसको लंबी दूरी तक जाना था, चाहे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, हमारी शरद में आने के बाद में हमारी जानकारी में आ जाता, और हमने उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी की। और साथ में जहां वो जाना चाहता है, चाहे 1000 किलोमीटर की दूरी हो, चाहे 1500 किलोमीटर की दूरी हो, हमने हमारे साधनों से उसको वहां तक भिजवाया। हमने लगभग 3500 व्यक्तियों को अपने साधनों से उनके घर तक पहुंचवाया। उसके बाद में बार बार हमारे पास फ़ोन आते थे बाहर से, बेंगलोर से, बॉम्बे से, हम फंसे हुए हैं। तो शुरुआत में हमने कुछ बसें की थी, पर संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो हमने हमारे स्तर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत के जरिए प्रयास करके और दानदाताओं से सहयोग लेकर एक ट्रेन बॉम्बे से और एक ट्रेन हमने बेंगलोर से। बेंगलोर वाली हमारी ट्रेन में 1537 सवारी बड़ी और लगभग 200-250 बच्चे होंगे, और बॉम्बे से 1800 सवारी और वही 300 बच्चे। ये सारा जो रजिस्ट्रेशन है, कौन ट्रेन से पाली आएगा या पाली के आसपास के क्षेत्र में आएगा, वो हमने पाली में बैठकर हमारी टीम के जरिए किया, और हमारी दोनों ट्रेनें सक्सेस गई। हमने एक ट्रेन और बॉम्बे से बुक कर रखी थी, लेकिन वहाँ की राज्य सरकार की ओर से हमको अनुमति नहीं मिली, वरना एक ट्रेन के जरिए हम और लाते। एक ट्रेन हमने हैदराबाद से भी की थी, पर हैदराबाद में हमारा रजिस्ट्रेशन बहुत कम हुआ, लगभग 250 हुआ, तो वो ट्रेन भी हमारी कैंसिल करनी पड़ी। तो ये चौथा काम हमने, ये तीसरा काम हमने ये किया। चौथा काम जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, जो अस्पताल की ड्यूटी में लगे हुए हैं, चाहे डॉक्टर है, चाहे नर्सिंग स्टाफ है,
या जो भी टेक्नीशियन वगैरह है, या जो वो कोरोना के सेंटर रखे हैं, क्वारंटीन सेंटर, उसमें और भी पुलिसकर्मी है, सफाई कर्मी है, वार्ड बॉय है, चाहे टीचर है, तो उनके खाने की व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं थी, ना नाश्ते की व्यवस्था थी। नाश्ते में जो प्रावधान था मात्र एक चाय और 4 बिस्किट। तो डॉक्टरों ने, स्टाफ ने मुझसे संपर्क किया, तो उस दिन से लेके आज तक हम उनके नाश्ते की व्यवस्था, और नाश्ता भी एक पर्याप्त नाश्ता जिसमें हम एक दिन पोहा देते हैं, एक दिन उपीट देते हैं, लगभग 200-250 ग्राम, 2 केले और एक खारी का पैकेट, चाय दूध जितनी उसकी आवश्यकता है उतनी सारी वो हम आज तक उपलब्ध कराते हैं। पहले ये संख्या कुछ ज़्यादा थी, अब वो धीरे धीरे कम हो गई, पर अब आज तक यानी कि अभियान हमारा आज तक चल रहा है। 5वां काम हमने किया, ये सैन समाज है या जो सैलून के कार्य से जुड़े हुए हैं, चाहे ब्यूटिशियन भी है साथ में, तो पहले सरकार ने इन पर रोक लगा रखी थी कि इनके माध्यम से कोरोना बहुत जल्दी फैलता है। 2 महीने बाद में इनको छूट दी, पर छूट कुछ शर्तों के साथ दी सरकार ने कि आप पीपीई किट का उपयोग करने के बाद ही अपना व्यवसाय कर पाएंगे। तो हमने लगभग 800 के करीब जो हमारे इस हेयर कटिंग से जुड़े हमारे साथी हैं या ब्यूटी पार्लर से जुड़ी हमारी बहनें हैं, उन सबको 800 पीपीई किट हमने हमारे स्तर पर उपलब्ध कराए। ये हमने काम किया और ये काम हमारा निरंतर चल रहा है। अभी चूंकि लॉकडाउन खुल गया है, रोजगार के अवसर भी चालू हो गए हैं, तो अभी हमारा जो काम चल रहा है मेन, वो जो कोरोना वॉरियर्स है, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, वार्ड बॉयज़ वगैरह, उनको खाने और नाश्ते का काम चल रहा है अभी। उसके अलावा बाहर जो भी व्यक्ति फंसा हुआ था या यहाँ जो फंसा हुआ था जाना चाहता था, उसको स्वीकृति पास मिल जाए, तो उसके लिए भी हमने बहुत प्रयास किया। बम्बई से भी हमने बहुत सारे पास बनवाए केंद्र सरकार से बात करके, चाहे बेंगलुरु से कोई आना चाहता है, पूना से आना चाहता है, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा से आना चाहता है, तो हमने हमारे प्रयासों से उनके पास बनवाए। और यहाँ से कोई जाना चाहते हैं तो यहाँ भी जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने पास बनाकर उनके जाने की व्यवस्था की। ये हमने सारे काम इस कोरोना महामारी के दौरान किए हैं। आप विधायकी के साथ साथ सर आप मेडिकल सेवाएं भी उपलब्ध करवाते हैं गरीब और जरूरतमंद लोगों को, तो सर ये कार्य कब से चल रहा है और कैसे आपको प्रेरणा मिली कि, क्योंकि हम देखते हैं कि आपके यहाँ गरीब जरूरतमंद लोग आते हैं तो उनको दवाइयों के साथ साथ आप बड़े बड़े इलाज भी होते हैं वो भी आप मुफ्त में उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, उसके बारे में सर थोड़ा बताएं जनता को। ये काम मैं राजनीति के आने से पहले से कर रहा हूँ। मैंने 1984 में रक्तदान का कार्य चालू किया था और एक बड़े पैमाने पर मैं रक्तदान करवाता था। रक्तदान के दौरान ये भी महसूस हुआ कि लोगों को रक्त के साथ साथ दवाइयाँ भी चाहिए, तो हमने ये फ्री मेडिसिन भी चालू की और आज तक वो काम सतत चल रहा है। काम करने का तरीका हमारा बदला है। पहले मैं खुद करता था, आजकल मेरी टीम करती है। मेडिसिन वाला काम मैं खुद देखता हूँ, मैं करता हूँ, और अब तक मैंने लगभग 80,000 यूनिट रक्त जन सहयोग से हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से करवा दिया। मेडिसिन भी बड़ी पैमाने पर हम देते हैं। मेरे यहाँ से लगभग महीने की 12-13 लाख की मेडिसिन ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क जाती है, तो ये बड़ा अभियान है। इसके साथ साथ जब मैं विधायक बना तो मैंने जयपुर एसएमएस में ओपन हार्ट सर्जरी या वो ऑपरेशन जो पाली में नहीं हो सकते और जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को बाहर जाकर लंबी राशि खर्च करनी पड़ती है, वो अभियान भी चालू किया। तो मैंने 1968 अब तक ओपन हार्ट सर्जरी, चाहे वाल रिप्लेसमेंट हो, चाहे बाईपास हो, CABG, ट्रेटोलॉजी हो, ASD, CHD हो, ये हमने सारी करवाई। और हमने यूरोलॉजी के भी बहुत सारे केस करवाए, हिप रिप्लेसमेंट के बहुत सारे केस करवाए। बीच में लगभग 7-8 साल पहले एक ऐसा दौर आया था जब बांगड़ अस्पताल में मात्र 15 डॉक्टर ही बचे थे और सारे ऑपरेशन बंद हो गए थे। किसी जरूरतमंद को अपेंडिक्स का या हर्निया का मामूली ऑपरेशन भी करवाना होता था तो वो निजी अस्पतालों में भारी राशि देकर खर्च करके करवाते थे। तो ऐसे में हमने मेडिकल कैंप का सिलसिला उस समय चालू किया और 3 साल तक हमने लगातार प्रतिवर्ष लगभग 40 से लेकर 45 कैंप, हर रविवार हमारा कैंप निश्चित होता था। कभी होली, दिवाली या और कोई बड़ा कार्यक्रम आ गया तो वो रविवार छोड़कर हमने
3 साल में लगातार 125 कैंप हमने लगाए, और उसमें चाहे हिस्टेक्टोमी के ऑपरेशन हो, चाहे यूरोलॉजी के ऑपरेशन, चाहे गाल स्टोन के ऑपरेशन, या छोटे मोटे सारे ऑपरेशन जिसमें 10,000 से लेकर 50,000 तक का खर्चा आता है, वो सारे ऑपरेशन मैंने यहीं पे हमारे स्तर पर सारे के सारे निःशुल्क करवाए। हमने इन कैंपों के जरिए हजारों ऑपरेशन करवा दिए, ताकि किसी ज़रूरतमंद को बाहर जाकर अपनी जेब से पैसा खर्च करके ऑपरेशन करने की नौबत नहीं आए। और बाद में जब मेडिकल कॉलेज बन गया, डॉक्टर भी आ गए, एनेस्थीसिया वाले भी आ गए, तो ये अपना आप ही हमारे पास मरीज आने कम हो गए, तो ये हमने इस सिलसिले को रोक दिया। बाकी ये काम हमारा निरंतर चला। अभी भी मैं हार्ट के ऑपरेशन करवाता हूँ अजमेर भेजकर, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से, या जो भी सरकारी योजना है उसके जरिए पैसे दिलाना, कुछ योगदान अपनी ओर से करना। अन्य ऑपरेशन भी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो बाहर जाके करवाना चाहते हैं, तो उनको सारी सुविधा कैसे मिल जाए, कुछ राशि वो भी खर्च करते हैं, कुछ मैं भी उनकी मदद करता हूँ, और बाकी जो सरकारी मदद मिलती है उसका आवेदन मैं खुद तैयार करके उनको पैसा दिलवाता हूँ। तो ये क्रम हमारा लगातार चालू और लगातार रहेगा। सर, राज्य सरकार ने अभी आपको सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया है, राजस्थान में सबसे सर्वश्रेष्ठ विधायक आपको चुना है। तो सर, जनता को थोड़ा सा आप बताएंगे कि सरकार की क्या पॉलिसी, किस मतलब माध्यम से, और क्या चयन समिति होती है, आपका चयन कैसे होता है सर? विधानसभा में जो हम मुद्दे उठाते हैं और सरकार की जानकारी में लाते हैं, जिससे सरकार को भी बहुत लाभ होता है। हम प्रतिपक्ष में हैं और हमारा काम है कमियां निकालना। हम सरकार की आलोचना भी करते हैं, पर वो आलोचना सकारात्मक होती है। हम आलोचना के लिए आलोचना नहीं करते, हम उनकी कमियों को दिखाकर उनको आईना दिखाते हैं कि ताकि वो अपनी कमियां दूर करें। और उस नाते मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक बनाया है, चुना गया है। उसमें 7 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 सत्ता पक्ष के होते हैं, 2 प्रतिपक्ष के नेता और उपनेता। सत्ता पक्ष में विधानसभा अध्यक्ष है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, संसदीय कार्य मंत्री जी है, और चीफ विप है, और एक उप मुख्यमंत्री जी है। इन 7 की कमेटी होती है, और उन 7 ने जब ये चयन समिति की मीटिंग हुई थी, तो मुश्किल से 2 या 3 मिनट में ही मीटिंग खत्म हो गई। एक नाम पर सबकी सर्वसम्मति बन गई थी। कोई लंबा डिस्कस नहीं चला कि ये 3, 4, 5 में से एक को चुनना है। एक ही नाम था और एक नाम पर ही सबने 1 मिनट में सहमति दे दी थी। तो जो मैंने जनता की पैरवी की, सरकार को जो कमियां थी, सरकार को क्या करना चाहिए, जो बताया, उस नाते मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया। ये सरकार के ऊपर निर्भर। सर, अभी जो राज्य सरकार की जो योजनाएं और जो भी उनके पॉलिसी जो चल रही है, उसको लेकर सर आपका क्या कहना है? जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, या जो पूर्व में वसुंधरा सरकार की योजनाएं थी उनमें भी कुछ बदलाव आया, उसको लेकर सर आपका क्या कहना है? नहीं, काफ़ी सारी जन कल्याणकारी योजना में इस राज्य सरकार ने कटौती की है। विशेष तौर से जो श्रम कल्याण की योजनाएं थी, तो 1.5 वर्ष हो गए, किसी भी श्रमिक की बेटी को जो उसकी विवाह पर राशि मिलती है, उसकी एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। जबकि हमारे कार्यकाल में मुझे याद है, हर महीने कम से कम 4-5 करोड़ रुपये मैं जयपुर से दिलवाता था। और श्रम कल्याण की जितनी भी योजनाएं, चाहे शुभ शक्ति की है, चाहे शिक्षा कौशल की है, चाहे प्रसूति सहायता की है, या श्रमिक मर गया, तो 1.5 साल में कोई शिक्षा कौशल के कुछ पैसे दिए, बाकी एक भी राशि नहीं दी, जबकि लगभग यहाँ 100 करोड़ बढ़ जाना चाहिए था। तो ये श्रम कल्याण की योजना सरकार ने बंद कर दी, और उसका खामियाजा जो गरीब तबका है, जो निर्माण श्रमिक है, उसको भुगतना पड़ रहा है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो हमारी सरकार की बहुत महती योजना थी, और जिसको पूरे विश्व में सराहा गया था, मुझे अफसोस है कि पिछले 6 महीने से राज्य सरकार ने बीमा कंपनी को उसका जो क्लेम बनता है, जो राशि बनती है, प्रीमियम बनती है, वो दी नहीं। उसके कारण अधिकांश अस्पतालों ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा के जरिए ऑपरेशन करने बंद कर दिए, और उसका खामियाजा जो भी इसमें चयनित परिवार है उसको उठाना पड़ रहा है। अभी दोहरी मार पड़ गई लोगों को। एक तो कोरोना की वजह से सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन बंद हो गया, इलाज बंद हो गया या कम हो गया, और ऐसे में मजबूरी में उसको प्राइवेट में जाना पड़े, तो प्राइवेट में भामाशाह वालों ने काम करना बंद कर दिया, तो उसको लंबी राशि खर्च करके अपना इलाज करवाना पड़ा। ये सरकार की, मतलब मैं तो कहूँगा, ये बहुत बड़ी कमी रही कि ऐसी महती योजना को भी उसने गंभीरता से नहीं लिया। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें 5 लाख तक की राशि का इलाज सरकारी स्तर पर होता है, मात्र ये चूँकि केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार बीजेपी की, उसको लाभ हो जाएगा, तो राजस्थान में इसको भी लागू नहीं किया। तो सरकार का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन जो जरूरतमंद परिवार है वो उसका खामियाजा उठा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे काम है, विकास के कार्य तो लगभग सारे के सारे ठप हो गए।
सारे ठप हो गए, कोई विकास का कार्य चल नहीं रहा है। 1.5 साल में इस बजट में हमको मात्र 3 किलोमीटर सड़क दी एक विधानसभा क्षेत्र में, जबकि हमारे बीजेपी शासन में लगभग 15 किलोमीटर सड़कें हमको मिलती थी। सड़कों के नवीनीकरण का पैसा भी नहीं मिला। जलदाय विभाग की योजना है तो एक पैसा भी 1.5 साल में सरकार की ओर से घोषणा करने के बाद भी अभी तक नहीं मिला है। और चाहे विद्युत संबंधी योजनाएं तो वो भी लगभग बंद है। तो विकास के कार्य सारे के सारे इस बार ठप पड़े हुए हैं। तो बहुत सारी कमियां हैं। सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की, या भारत सरकार जो पैसा देती है उसको भी खर्च की सरकार कर नहीं पा रही है। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की थी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सन 2024 तक देश की कोई गांव, ढानी, शहर की ऐसी बस्ती नहीं हो जहां उसके घर में जल कनेक्शन नहीं हो। लेकिन राजस्थान सरकार इस मामले में बहुत पिछड़ी हुई है। जब केंद्र सरकार अपनी ओर से जो अंशदान बनता है 50% राशि देने का, राज्य सरकार बहुत पीछे है बाकी प्रांतों से। यूपी जो बहुत पिछड़ा था वो बहुत आगे निकल गया, पर राजस्थान बहुत पीछे है। तो ये सारे काम ऐसे हैं जिसका खामिया जनता को उठाना पड़ रहा है। ये सरकार की कमियां हैं। सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करके शासन में तो आ गई, लेकिन आज 1.5 साल बीत जाने के बाद में जनता उनसे जवाब पूछती है तो कोई जवाब देने को बनता नहीं है। बिजली के बिलों को लेकर भी अभी असमंजस बना हुआ है। कोरोना काल में रोजगार मिला नहीं, इतनी प्रॉब्लम थी, और अब सबके 10, 15, 20 हज़ार गरीब आदमी के बिल आ गया। कोई भरने की स्थिति में नहीं है, और वहाँ जयपुर में बात करते कोई सुनने की स्थिति में नहीं है। तो ये कमियाँ हैं। और आपने देखा होगा कि प्रवासी मजदूरों को लाने या भेजने में भी राजस्थान सबसे फीसदी रहा है, सबसे फीसदी। यूपी 2000 से ज़्यादा ट्रेनों के माध्यम से अपने मजदूरों को लेकर आ गया। लगभग यूपी सरकार ने 50,000 बसें भिजवाई अपने श्रमिकों को लाने के लिए, अपने निवासियों को लाने के लिए। पर राजस्थान सरकार मात्र 12 ट्रेनें ओनली, एक सरकार 12 ट्रेनें, जबकि प्रवासी राजस्थानी देश के हर स्टेट में भरे पड़े हैं जो आना चाहते थे। पर राजस्थान सरकार उनको लाने में बिल्कुल असफल रही, या सरकार ने अपनी ओर से प्रयास नहीं किया। और बीच में तो आपको पता होगा राजस्थान सरकार ने सीमाएं सील कर दी थी, जिसको लेकर गुजरात बॉर्डर पर बहुत हंगामा हुआ था। 1.5 दिन तक हजारों लोग वहाँ परेशान हुए थे, वहाँ नारेबाजी हुई, बदनामी हुई, तब कहीं जाके वो बॉर्डर खोला। और उसके बाद में सरकार ने अपनी ओर से एक घोषणा की थी कि जो भी प्रवासी राजस्थान में आना चाहता है ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दे, सरकार की ओर से उनके लाने की व्यवस्था होगी। 18 लाख व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन करवाता, ये सरकारी आंकड़ा है, 18 लाख व्यक्तियों ने। और सरकार 18 लाख व्यक्तियों में से 18,000 को भी अपने खर्चे से लेकर नहीं आई। तो इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। सरकार ने कोरोना की महामारी के दौरान भी जो प्रवासी राजस्थानियों की मदद करनी थी वो मदद नहीं की है, और जो मदद कर रही है तो वो सारा का सारा केंद्र सरकार का पैसा है, उसकी जो योजना है उसके माध्यम से जो मदद मिल रही है वो मिल रही है। बाकी राज्य सरकार ने अपनी ओर से कोई बड़ी मदद नहीं की। सर, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए, राज्यसभा संसद के, तो सर उसको लेकर थोड़ा बताइए, कैसा माहौल था जयपुर में? और आपने 2 उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस ने भी 2 उम्मीदवार उतारे, आपका एक उम्मीदवार जीता, उसको लेकर थोड़ा सा पाली की जनता को बताइए। नहीं, हमारी पार्टी ने 2 उम्मीदवार उतारी, ये बात सही है, पर उनका कोई आकलन होगा, उन्होंने कोई विश्लेषण किया होगा, लगा होगा शायद दूसरा उम्मीदवार जीत सकता है। और बाद में कोरोना आ गया, महामारी आ गई, और आनंद फानंद में वापस चुनाव हो गए, तो वोट तो हमारे एक जितने थे। हमारे पास लगभग 24 वोट एक्स्ट्रा थे, वो एक्स्ट्रा वोट हमारे पास रहे, इसलिए एक दूसरा उम्मीदवार उतरा। 2 उनके जीते, हमारे जीते, ये पहले तय था। सर, हम राजनीति इतर आपको कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। सर, जनता का ये सवाल है, सभी एक सवाल पूछते हैं कि जो हमारे माननीय विधायक सर है उनका पहनावा इतना सिंपल कैसे है? तो उस पर सर थोड़ा सा आप अपना निजी सर राय बताइए। सर, अच्छी बात है ना, ये तो सिंपल ही होना चाहिए, इसमें दिक्कत कहाँ है? जैसा पहले रहता था वैसा भी रहता हूँ, ठीक है। मेरी जिम्मेवारी अलग हो गई हो है, पर व्यवहार तो वो का वो है, स्वभाव वो का वो है, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है। अच्छी बात है, तो बुरी बात थोड़ी है। कोई पहनावे से बड़ा या छोटा नहीं बनता है, काम से बड़ा या छोटा बनता है। मेरे सामने जो भी उम्मीदवार हैं, चाहे उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होंगे, लेकिन जनता ने तो मुझे अच्छा मानकर मुझे समर्थन दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। आप दिन भर सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं, तो सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप घर वालों को भी समय देते हैं या नहीं देते? सर, घर वालों को पर्याप्त समय देता हूँ मैं, क्योंकि मैं घर पर बैठ कर ही सेवा करता हूँ, और बाहर मुझे जाना होता है तो घर से निकलता हूँ, वापस घर पे आता हूँ, तो घर वालों के बीच में पर्याप्त समय मुझे देता हूँ। मेरा बाहर जाने का स्वभाव थोड़ा कम है। बाहर मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर, विधानसभा चलती है जयपुर जाता हूँ, कोई मीटिंग है जयपुर जाता हूँ, अनावश्यक काम से जयपुर नहीं जाता कि रोज़ जयपुर चक्कर लगा रहा हूँ। दिल्ली में
मेरे 5वां कार्यकाल है, 5 बार दिल्ली गया हूँ मैं, जबकि राजनेता दिल्ली घूमते हैं और घूमने फिरने का शौक कोई बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए घर के बीच में। सर आप अपने जीवन में किसको आदर्श पुरुष मानते हैं? आपका आइडियल कौन है सर लाइफ में, कि उससे आपको प्रेरणा मिलती है सर? मेरे पिताजी मेरे आदर्श पुरुष है। उनकी सेवा देखता हूँ, उनका जज्बा देखता हूँ, उनके काम देखता हूँ, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि वो इस तरीके से सेवा करते हैं, काम करते हैं। इस उम्र में भी जो उनका जज्बा है काम करने का, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। उन तक मैं पता नहीं कब पहुँच पाऊँगा, और जो कुछ सीखा मैंने उनसे ही सीखा है। सर अंत में आप ऑनलाइन पाली के माध्यम से लोगों को एक संदेश दीजिए कि कोरोना चल रहा है, तो कोरोना महामारी में अब हमको जीना होगा, आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है, तो उसको लेकर सर आप थोड़ा सा एक गाइड कर दीजिए लोगों को कि अवेयरनेस भी रखें और आपको साथ साथ में आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को कुछ टिप्स दिए इसके लिए, जिसमें 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, बाहर निकले, घर के बाहर निकले तो मास्क पहन के निकलें, भीड़ भाड़ में नहीं जाएं, अनावश्यक काम से बाहर नहीं घूमें, योग करें, प्राणायाम करें, और जो भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के जो भी आइटम हैं वो अपने निश्चित रूप से बोल लें। तो यदि हमने ये सब किया तो हम कोरोना महामारी से विजय पालेंगे। और आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के इस कोरोना महामारी के नेतृत्व को विश्व ने स्वीकारा है, और पूरा विश्व इस बात को मानता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से इस बीमारी को हराया है, चाहे अमेरिका इतना शक्तिशाली देश है, इतना ताकतवर देश है, जहां मेडिकल व्यवस्था हिंदुस्तान की तुलना में कई गुना ज़्यादा बेहतर है, वहाँ लाखों मर गए और हमने इसको बहुत कम तक सीमित कर दिया। अगर जनता प्रधानमंत्री जी के निर्देशों को मानेगी, पालेगी, तो हम कोरोना से विजय पालेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अन्य खबरों के लिए ऑनलाइन पाली को सब्सक्राइब करें।